हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। और हम लोग बात कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और आगे बात करने जा रहे हैं nth टर्म ऑफ एपी की। ओके, देखते हैं क्या होता है nth टर्म ऑफ एपी, और उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी आप लोग जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी अगर जानते होंगे तो nth टर्म ऑफ एपी आप खुद ही जान जाएंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने बताया था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है? a है। सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या बोल रहे हैं? a प्लस 2d। जब थर्ड टर्म बोल रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, और जब फोर्थ टर्म लिखे हैं, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को a1 से, सेकेंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, फोर्थ टर्म को a4 से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d से डिनोट करते हैं, a4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर थर्ड टर्म लिखे हैं तो d के बगल में कोफिशिएंट क्या है? 2 लिखा है। उसी तरीके से जब हम फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो वहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या लिखे हैं? 3। इसका मतलब जो हम टर्म लिख रहे हैं उसमें d का जो कोफिशिएंट लिख रहे हैं उससे कम। जैसे 4 लिख रहे हैं तो यहाँ 3 लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म्स है, कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? फिफ्थ माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4। उसी तरीके से जब सिक्स टर्म लिखेंगे तो a प्लस 5, 6 माइनस डी, 6 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 5d। उसी तरीके से जब सेवन्थ टर्म लिखेंगे तो a प्लस 6d हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर देखा कि जो भी टर्म लिख रहे हैं उसमें d का कोफिशिएंट उससे एक कम है। तो इसका मतलब बच्चों nth टर्म जो हो जाएगा, nth टर्म दैट इज an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, nth टर्म बोल रहे हैं तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो d का कोफिशिएंट हो जाएगा। दैट इज nth टर्म ऑफ AP जो होगा वो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म निकालना रहेगा तो n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। ये सफिक्स में है, n कहाँ है? सफिक्स में नीचे। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म पता हो किसी भी एपी का, और कौन सा टर्म पूछ रहा है वो पता हो, और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी का। इसको समझेंगे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसी में नोट करके लिख लीजिए, इफ़ लास्ट टर्म फॉर लास्ट टर्म अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सेम है, दोनों फार्मूले सेम हैं, लेकिन ये तब लगाएंगे जब लास्ट टर्म गिवन रहेगा। लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो एल के प्लेस पर जो भी लास्ट टर्म रहेगा उसको पुट कर देंगे, और जो पूछा रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल थर्ड। इसने दिया है, पूछा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी बात की है nth टर्म ऑफ एपी की। हम जानते हैं nth टर्म ऑफ एपी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, एंड एन क्या होता है? कौन सा टर्म पूछ रहा है? एन क्या होता है? जो टर्म पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर एन का रोल कौन कर रहा है बच्चों? 10। और फर्स्ट टर्म का एपी गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बताए हैं कि 2, 7, 12 में ये 7 है,
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कोई भी टर्म उठाते हैं और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 7 - 2 दैट इज़ बच्चों 5। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और कौन सा टर्म्स पूछ रहा है ये पता है। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें 10th टर्म पता चल जाएगा, A10। इसका मतलब है हमको 10th टर्म निकालना है। A के प्लेस पर क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 प्लस n के प्लेस पर 10 रखेंगे -1 और d के प्लेस पर क्या रखेंगे 5। 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 5 दैट इज 2, आंसर आ जाएगा 47। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया 5 का है, तो इसी तरीके से 5 ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा। इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे तो 10th टर्म आपको 47 मिलेगा। लेकिन वैसे करना प्रॉपर नहीं होगा, उससे आप लॉन्ग पड़ेगा और गलत आ सकता है, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक हुआ ऐड करने में तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए फार्मूला यूज करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखते हैं बच्चों एग्जांपल 4। यहाँ पर बोला है विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81। आपको बताना है कि -81 जो है इस AP का कौन सा टर्म है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पैटर्न के, तो तुरंत हम लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म भी -81, लेट nth टर्म बी -81 दैट इज an इक्वल टू -81। हमको फाइंड आउट करना है n। हमको क्या फाइंड आउट करना है n। हमारे पास AP अवेलेबल है। AP क्या है बच्चों, अवेलेबल है। AP क्या है 21, 18, 15 एंड 1। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा। यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा 21। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी टर्म लीजिए, उसके जस्ट पहले वाले को टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए। 18 - 21 करेंगे तो -3 का डिफरेंस आएगा। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म पता है, n पूछा है तो पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d। यहाँ पर बच्चों एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, नोट n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। n जो होता है बच्चों हमेशा क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। कभी भी n की वैल्यू न तो फ्रैक्शनल मिलेगी और न ही निगेटिव होती है। अगर ऐसा होता है कि अगर n की वैल्यू निगेटिव आ गई या फ्रैक्शनल आ गई तो इसका मतलब ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जब भी रहेगा वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, न कि 1.5, 3/5 ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते। नंबर ऑफ टर्म्स जब भी होते हैं वो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं। इसलिए आप यहाँ पर फोकस करिएगा कि n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, न कि निगेटिव फ्रैक्शनल वगैरह वगैरह। हमेशा n पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं an में, an इक्वल टू दिस, an इक्वल टू हमने माना है -81, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 21 प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चों, वही तो फाइंड आउट करना है, n निकालना है। d की वैल्यू कितना है -3, यहाँ -81 हो जाएगा 21, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -81 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 24 -3n, 3n को लेफ्ट में लेते आइए इक्वल टू 24, अगर 81 को राइट साइड ले जाएंगे तो +81 हो जाएगा। अब 3n इक्वल टू ऐड हो जाएगा 5 10 मतलब 105, n निकालेंगे बच्चों तो 105/3 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 35 आएगा। दैट इज इस सीक्वेंस में आप 35 वाला टर्म देखेंगे तो आपको
क्या मिलेगा, -81, ये हो गया। अब आगे पूछा है क्या इस सीरीज में कोई जीरो भी टर्म आएगा, तो उसके लिए लेट करेंगे फिर से, लेट nth टर्म भी जीरो, लेट nth टर्म भी जीरो, दैट इज an इक्वल टू जीरो। फिर फार्मूला सेम लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस an के प्लेस पर हम जीरो रख देंगे, वहाँ पर an के प्लेस पर हमने -81 रखा था, यहाँ पर रख देंगे जीरो। a की वैल्यू 21, n माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चों, -3 है, 0 23 -3n प्लस 3 हो जाएगा 0, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा, -3n, 3n को लेफ्ट में लेते आइए, 24, यहाँ से n निकालिए, n निकालेंगे जैसे ही तो आपको मिलेगा 24/3, दैट इज 8। इसका मतलब बच्चों इसमें 8th वाला 8वां वाला जो टर्म होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब इसमें जीरो एग्जिस्ट करेगा, इस एपी का जो जीरो है एक टर्म है। क्यों? क्योंकि n की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव इंटीजर आई है। अगर n की वैल्यू यहीं पर निगेटिव आ जाती है या फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तब वहाँ पर जीरो इस सीरीज का हिस्सा न होता। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो बच्चों, एग्जांपल 5, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। तो आपको पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। a प्लस 2d सॉरी d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ऐसे nth टर्म जो होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म है। n का मतलब यहाँ पर कोई भी टर्म्स हो सकता है, जैसे 10th 100 कोई भी हो सकता है, nth जनरल टर्म। ओके, तो यहाँ पर बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब ये फर्स्ट टर्म्स है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म्स है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। उसी तरीके से थर्ड टर्म जब बोल रहे हैं तो d का कोफिशिएंट 2 लगा रहे हैं, d के आगे क्या है, 2 है। उसी तरीके से जब हम 7th टर्म बोलेंगे तो वहाँ पर a प्लस 6d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a कौन सा टर्म है, 5th टर्म है। उसी तरीके से जो 6th टर्म होगा बच्चों a प्लस 5d हो जाएगा, और 7th टर्म a प्लस 6d। हमको यही दिया है, थर्ड टर्म दिया है और 7th टर्म दिया है। थर्ड टर्म मतलब a3, 7th टर्म मतलब a7, गिवन a3 इक्वल टू बच्चों दिया है 5, और a3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d, दैट इज इक्वेशन 1। सिमिलरली a7 क्या दिया है बच्चों, a7 दिया है 9, और यहाँ से a7 की वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस 69, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बोला है कि एपी फॉर्म करिए, थर्ड टर्म और 5th टर्म दिया है, थर्ड टर्म और 7th टर्म दिया है, और उसके सहायता से आपको एक एपी बनाना है। तो कोई भी एपी तब तैयार कर सकते हैं, पूरा एपी तब लिख पाएंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल हो। अगर हमें किसी भी तरीके से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल हो जाए तो हम एपी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी, ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद हम एपी लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में ए का कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें d की वैल्यू निकल आएगी, और d जब निकल जाएगी तो a भी निकाल सकते हैं। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देखिए राइट से लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट से। तो a प्लस 6d माइनस करेंगे a प्लस 2d, ये आप लोग पढ़े होंगे
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d, दैट इज यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 5 है, सॉरी 9 माइनस 5 मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4d इक्वल टू 4, दैट इज d आ जाएगा 1। अब हमारे पास d मिल गया है, जब d मिल गया तो हम a निकाल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे आप d की वैल्यू, a की वैल्यू निकल आएगी 5, दैट इज a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 2 a इक्वल टू 3। ये कैसे हुआ, a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो 2 को उधर भेज देंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा और a क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास a भी अवेलेबल है, d भी अवेलेबल है। जब a d अवेलेबल है तो हम AP बना सकते हैं, दैट इज़ हमारी जो रिक्वायर्ड AP हो जाएगी बच्चों, रिक्वायर्ड AP हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है तो 1 ऐड करते जाएंगे, हमको सारे टर्म मिलते चले जाएंगे, AP बन गया। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो व्यूज़ कम आता है, वैसे भी लंबा वीडियो देख करके आप लोग भागते हैं, इसलिए छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मोटिवेट होंगे और बड़े बड़े वीडियो लाएंगे, उसमें आपको सारे प्रॉब्लम्स किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।